Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Tripolitis City and I am a second year undergraduate student. तो हमने अपने पिछले लेक्चर में चैप्टर 12 स्टार्ट किया था अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इसका नाम था जीओसी। ओके, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पूरा जेई को देखते हुए भी। तो हमने इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए थे और हमने कितने, ओके, 18 क्वेश्चंस कर लिए। शायद हमने 18 नहीं किया था, 17 क्वेश्चन कर लिए थे। चलो 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो एक नया पेज खोल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं 18। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज। हाँ, ये बात तो सही है, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट प्रॉपर्टी होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स बताना है। तो चलिए देखते हैं। ओके सॉरी, मेरे ख्याल से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था 18 क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए 19 एंड 20 सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन है और उसके हिसाब से हमें इनके आंसर्स देने। ओके, तो कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं हमारे पास, कंपाउंड्स बना लेते हैं यहाँ पे। पहले इसको पहले मैं 19 कर देता हूँ। ओके, पहला कंपाउंड है अपना CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H। ओके, तो ये आपको एल्डिहाइड दिख रहा है COH, देखिए ये अलग ग्रुप। तो आपको पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है सबसे पहले, कोई भी कंपाउंड आप बना रहे थे। उसके बाद में फिर आपको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, तो ये अपना कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन ग्रुप है। ओके, अब तीसरा वाला देख लेते हैं। CH3 सॉरी CH2 CH डबल बॉन्ड O। ओके, यहाँ 4 कार्बन CH3। ओके, ये भी अपना कीटोन ही है, बस ये उसका एक आइसोमर है। तो ये मुझे पोजीशन आइसोमर्स दिख रहे हैं। ओके, तो देखते भी आगे, पहले पूरे कंपाउंड्स बना लेते, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर दे देंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड I। ओके, तो ये अपना एल्डिहाइड है। देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ एक टाइप से एल्डिहाइड है अपने, और सेकंड एंड फोर्थ एक तरीके से कीटोन है। पर पता है कि आपको जो कीटोन और एल्डिहाइड होते हैं वो एक टाइप से फंक्शनल आइसोमर्स के इसमें आ जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ओके, तो इसमें बोला बीच ऑफ द फॉलोइंग पे। ओके, मुझे लग ही रहा था, देखिए जब स्ट्रक्चर दिया और एकदम आइडेंटिकल है तो आपसे पूछा भी है कि वो पोजिशनल आइसोमर्स है या फंक्शनल आइसोमर्स है। ओके, तो देख पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 में बोला है कि पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। तो पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? द आइसोमर्स यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड रहते हैं उनके स्ट्रक्चर्स में उनकी बस जो फंक्शनल ग्रुप होता है या फिर उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो कार्बन चेन रहता है, यानी कि उनका जो नाम रहा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो तो सेम ही रहेंगे। बस डिफरेंस क्या आता है? उनकी पोजीशन का। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? कार्बन कार्बन तो सेम ही है। ओके, बस हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज दिख रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ थर्ड में दोनों कीटोन ग्रुप ही है, लेकिन क्या कहते हैं ये अपना, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करो ये सेम ही आएगा 1 2 3 4 5। ओके, तो देखिए थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो मुझे सेकंड एंड थर्ड तो पोजिशनल आइसोमर्स लग रहे हैं। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपना? तो बी ऑप्शन है, तो 19 का आंसर हमारा आ जाएगा बी। ओके, तो इस तरीके से आप चेक करना है। ये हमारा 19 का हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक के ये वाला क्वेश्चन हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हेडिंग डाल लेते हैं। उसमें बोला, अच्छा देखिए उसमें पहले बोल दिया उसने कि पोजिशनल आइसोमर्स बता दीजिए। अब इसमें बोला है कि नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, यानी कि हमें फंक्शनल आइसोमर्स यहाँ पे ढूंढना है और जो वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं वो हमें लिखना है यहाँ पे। ओके, यानी कि देखिए आप अगर यहाँ पे जैसे आपने देखा कि फर्स्ट 19 क्वेश्चन में सीधे पोजिशनल आइसोमर्स था तो आपने टिक कर दिया, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे आपको जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारी चीजें देखना है। ओके, फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, तो हमारे फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं कि जैसे कि हमारा ये हो गया फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H COOH, ये होता है ना। हमें तो हमें देखना है कि ये इनके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा आइसोमरिज्म कंपाउंड है। ओके, तो मुझे यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? A कंपाउंड दिख रहा है एंड C कंपाउंड दिख रहा है। ओके, ठीक है ना। ओके, ये थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत हो गया आपको, कि मैं कहना चाह रहा था देखिए इसमें हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है, देखिए सेकंड वाला, सॉरी यहाँ पे दिखाता मैं आपको, देखिए
ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड में सी डबल बॉन्ड हो गया, और ये थर्ड वाला देखिए इसमें भी सी डबल बॉन्ड है। तो देखिए ये तो पोजिशनल आइसोमर्स है ही, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे जो है, ये हमारे फंक्शनल आइसोमर्स भी कहलाते हैं। ओके, तो एक ऑप्शन हमारा यहाँ से आ जाएगा ए। ओके, और देखिए ये एमसीक्यू टाइप है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं भी वही थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मैं एक से ज्यादा आंसर दिख रहे थे, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मुझे याद आया कि हमारा एमसीक्यू टाइप 2 है। ओके, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। ओके, तो देखिए ए ऑप्शन होगा, और उसके साथ ही साथ आप देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ भी होगा। कैसे, देखिए इसमें भी अल्डिहाइड है, देखिए ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड। ओके, और अपना ये जो है फोर्थ ऑप्शन, इसमें भी देखिए ये वाला, ये देखिए ये वाला अल्डिहाइड। ओके, तो देखिए कीटोन कीटोन वाला एक फंक्शनल आइसोमरिज्म ग्रुप हो गया, और ये हमारा अल्डिहाइड वाला। तो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 20th क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पेसीज दैट शुड हैव। ओके, तो हमें न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टीज बतानी है सिंपली। तो पहले लिख लेते न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज। ओके, आपको तो पता ही होगा, जैसे इलेक्ट्रोफाइल है उसका अपोजिट होता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में आपके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की यानी कि क्षमता होगी, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देके उनको थोड़ा स्टेबल करवा पाए। जैसे आपके पास बोरोन हो गया, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बी पॉजिटिव बना के 5 इलेक्ट्रॉन बना लेता है, और वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। अगर हम उसे न्यूक्लियोफाइल दे तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो भी यूज हो जाएगा। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल मैं समझा दिया आपको क्या होता है, और बाकी आपने पढ़ाई होगा। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे भी कहते हैं न्यूक्लियस लविंग। ओके, न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि वो दूसरे के न्यूक्लियस पे आके अटैक करता है, उसके उसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते वाले। ओके, तो इसका बेसिकली काम होता है डोनेटिंग, डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन। ओके, पेयर, यानी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो। और ये किसको करता है, टू एन इलेक्ट्रोफाइल, जिसको जरूरत है। सही बात है कि नहीं? तो ये एक टाइप से राजा होता है, और इलेक्ट्रोफाइल एक टाइप से उसकी प्रजा होती है। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर देखिए आपको पता ही होगा, अगर किसी पे निगेटिव चार्ज आता है तो यानी कि इसका मतलब कि उसने किसी को दिया। ठीक है, यानी उसके पास, सॉरी, हाँ, हमारे इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, अगर उसने किसी से लिया तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पहले से रहते हैं, उसके ऊपर ना हम उसे ऐसे, हमारे पास कोई कंपाउंड दिए या फिर एटम दिए, एलिमेंट दिए, और हमको न्यूक्लियोफाइल पता करना है कि उसमें कैसे होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जनरली हैव निगेटिव चार्जेस। ओके, तो जिस भी एटम के ऊपर ऐसे निगेटिव चार्जेस दिख गया और आपसे पूछा, तो वो एक टाइप से इलेक्ट्रोफाइल होता है, अपना न्यूक्लियोफाइल होता है, सॉरी। और उनके साथ साथ उनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी होता है जिसे वो डोनेट करते हैं। तो ऐसे ऑप्शन के हिसाब से हमें दिख रहा है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, एंड फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट। तो 21 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड सी। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको सारे आंसर्स चेक करना पड़ेगा। और ये वाला तो अपना, ये देखिए ये वाला जो होता है अपना, सॉरी, अरे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हो गया। ओके, हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये हमारा होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और वो वाला जो होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। मैं इसको ऐसे टिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, देखिए ये जो चीज होती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी एज रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बेसिकली रेजोनेंस के टाइम पे, और यानी कि प्लस आर प्लस आई माइनस आर इफेक्ट जब आप पढ़ते हो, उसके बाद में एक आता है प्लस एच इफेक्ट। तो वो चीज है, मुझे आशा है कि आपने ये सारी चीज अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, हाइपर कंजुगेशन, या फिर हम उसको ऐसे सिंपली कह सकते हैं। ओके, पहले मैं इसको, ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको नया पेज में ले लेता पहले। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है बेसिकली मैं बताता हूँ। इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं, या फिर इसके बहुत से नाम होते हैं। एक होता है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ओके, क्योंकि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में हमारा कॉन्जुगेशन होता है बहुत सारा, यानी कि अल्टरनेट बॉन्ड्स मिलते हैं हमें। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे भी होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइनस, यानी कि जो एच के क्या होता है, एक प्लस एच होता है और एक माइनस एच होता है। तो ये जो माइनस एच जो आता है वो आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
पाई बॉन्ड, क्योंकि आपको पता ही है पाई बॉन्ड में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि वो डोनेट कर सकता है या फिर उसको बना के वो कॉन्जुगेशन स्टार्ट कर सकता है। इसलिए आपके पास जब भी किसी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपके पास किसी एलिमेंट में आपको बताना है कि वो न्यूक्लियोफाइल है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल के पास ना इलेक्ट्रॉन होता है जो वो डोनेट कर सकता है या फिर उसके साथ कुछ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ के एक नया स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप इसे रिलेट कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे साथ ही साथ ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं अपन, तो क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा पाई बॉन्ड होता है, ज्यादा ही होता है इनफैक्ट तो। ओके, और या फिर अगर हम H प्लस देखें तो ये हो गया हमारा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, या फिर और किस किस की वजह से आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके कारण भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है, या फिर फ्री रेडिकल भी हो सकता है। तो वैसे लिख दिए फर्स्ट, ये सेकंड मान लीजिए, ये थर्ड मान लीजिए, ये फोर्थ, ये फाइव। तो देखिए ये पांचों पॉइंट्स से हम हाइपर कॉन्जुगेशन को बता सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो ये देखिए, ये सी लिख दिए हमने, ये एच लिख दिए, एच लिख दिए कि इसमें हमको डायरेक्ट पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करना है तो हमें बहुत सारी बॉन्ड्स को तोड़ के नई बॉन्ड्स बनानी पड़ेगी। ओके, कि ये इसका एक और स्ट्रक्चर ऐसा होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे हो सकता है, सी, ये एच, यहाँ पे एच पॉजिटिव आ जाएगा। अब कैसे आया मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। ये एच आया, अब ये जो है हमारा ये सी, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, और यहाँ पे जो था सी, यहाँ सी एच होके, सॉरी थोड़ा हॉस्पिश हो गया, सी एच होगी, यहाँ सी एच टू निगेटिव आ जाएगा कार्बन। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड इधर चला गया, तो उससे हमारा एक हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया। लेकिन इसका भी हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब यही होता है कि बॉन्ड्स को, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, उन बॉन्ड्स से हम क्या कहते हैं नए स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकें। ओके, और उससे स्टेबिलिटी ज्यादा, जितने ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो यूज कर पाए। ओके, तो और एक हो सकता है ये सी हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, अपन एच पॉजिटिव चलिए इस बार इधर ला लेते हैं। ओके, ये कार्बन पे डबल बॉन्ड इधर ला लेते हैं, सी एच इधर कर देते हैं, और सी एच टू निगेटिव। ठीक है, तो हम इधर इंटरचेंज कर सकते हैं, ये भी बात बता देता हूँ। और इसका एक और बना सकते हैं हम, कैसे बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, अब नीचे भी तो कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे भी एक एच पॉजिटिव बना के हम यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, सी एच टू निगेटिव। जैसे हम रेजोनेंस में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास सिंपल एक बेंजीन रिंग रहा है, ऐसा 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 रहता था, तो ऐसा ऐसा रहता, तो हम उसका एक ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते थे ना ऐसे, इसका क्या हो जाएगा, ऐसा 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 होता था। तो उसी टाइप से हमको यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में हर एक टाइप के बॉन्ड्स को रोटेट करना पड़ता है चार्जेस के और रेडिकल के बेसिस पे, ताकि हम और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाए। ओके, तो मैं आपको बता दिया हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन आइटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। ओके, ये बात तो सही है। देखिए ये जो कार्बन था उसका जो हाइड्रोजन है उस पर एच प्लस पॉजिटिव चार्ज आया। ओके, और वो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कनेक्ट है, वो देखिए ये अल्काइल ग्रुप है, और वो साथ ही साथ एक अनसैचुरेटेड सिस्टम में भी है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा 22 का आंसर फर्स्ट तो सही है। सेकंड देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड हाइड्रोजन नहीं होता उसमें। फिर थर्ड ऑप्शन है पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। हाँ देखिए जैसे ये वाला कार्बन था हमारा, इसमें देखिए हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, और साथ ही साथ ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है। क्यों, क्योंकि इसमें ये अपना पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड वाली भी प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्लूड हो गई, और हमारा वो एच प्लस यानी कि जो हमारा था सिग्मा बॉन्ड वाला हाइड्रोजन वो भी इंक्लूड हो गया। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको देखिए सारे ऑप्शन। और डोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नहीं अभी ये तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो हमारे यहाँ पे एमसीक्यू टाइप खत्म होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक इस क्वेश्चन याले, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में एक स्ट्रक्चर्स दिए थे हमें, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के आंसर देना था। उसी टाइप से हमें अब क्वेश्चन नंबर 23 टू 26 में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं सभी के। फर्स्ट वाला है हमारा CH3, CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, और हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है CH3, CH2, CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ओके,
फिर हमारा थर्ड ऑप्शन CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, और फोर्थ ऑप्शन दिया हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो और दिए हमारे पास ऑप्शन, तो ये भी बना ही लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OCH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सिक्स्थ ऑप्शन है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड OCH2 सिंगल बॉन्ड CH3। लास्ट ऑप्शन बची हमारे पास। ठीक है, तो मुझे समझ आ गया कि इतने सारे ग्रुप दिए, तो हमें बेसिकली भी आइसोमेरिज्म पे थोड़ा काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो आपको अगर फंक्शनल ग्रुप अच्छे से आता होगा और थोड़े आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट, तो आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, इसे दिख रहा है मेरे को ROR टाइप का इथर टाइप बन रहा है, तो इन्हीं के बारे में चल रहा है पूरे इस क्वेश्चन में। तो देख लेते, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कंपाउंड्स फॉर्म पेयर ऑफ मेटामर्स। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेटामर्स क्या होते हैं ये पता होंगे। तो मेटामर्स में क्या होता है बता देता हूं मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 23, मेटामर्स। ठीक है, तो मेटामर्स में बेसिकली होता है जो डिफरेंट अल्काइल चेन्स होती है, ओके, ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन। देखिए हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम है, तो ये R है, ये R है। ठीक है, ये मान लीजिए R1, ये R2, तो ये R1 एंड R2 डिफरेंट होता है इसमें। तो इसमें हमको सारे पेयर्स देखना है जिसमें डिफरेंट कार्बन चेन्स है, तो देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें तो OH है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि अभी हम ROR की बात करें, ये भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। फिफ्थ वाला होगा हमारा। ओके, फिफ्थ होगा, सिक्स होगा, सेवेंथ होगा। ओके, और क्या होगा हमारा, फिफ्थ और सेवेंथ भी होगा। ठीक है, तो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ के बीच में ही चल रहा है हमारा। तो मैं यहाँ लिख देता, वी हैव मेटामर्स पेयर बिटवीन। तो देखिए यहाँ पे भी हमें पेयर देखना है किस किस के बीच में। पहला पेयर हो जाएगा हमारा फिफ्थ एंड सिक्स के बीच में। देखिए दिख रहा है आपको, ये फिफ्थ है हमारा OR और ये सिक्स के बीच में डिफरेंट RR पेयर है। ओके, फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सिक्स एंड सेवेंथ के बीच में भी हो जाएगा। ये भी वैसे ही दिख रहा है हमें। देखिए ये वाला फिफ्थ हो गया हमारा, ये वाला सॉरी, ये वाला सिक्स हो गया, ये वाला सिक्स। तो देखिए R अलग है, यहाँ पे R अलग है, यहाँ थोड़ा ब्रांच्ड वाला R है। ओके, और एक और हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा फिफ्थ एंड सेवेंथ के बीच में। अब जब सिक्स के साथ में बन सकता है तो फिफ्थ के साथ में तो ऑब्वियसली बन सकता है ना। तो ये हमारे तीन मेटामर्स पेयर्स हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। आपको बस डिफरेंट RR वाली, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड देखना है कि जिस साइड में आपको डिफरेंट कार्बन चेन मिल रही है, तो उस हिसाब से आपको मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, तो अब हमें इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में चलना है। तो बेसिकली जो हमने ऊपर छोड़े थे ना ये वाले OH वाले कंपाउंड, तो अब बेसिकली इनका काम आएगा। चलिए चलते। तो देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म बेसिकली होते क्या है, तो ये अभी ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो मैं ये अभी डेफिनेशन तो नहीं लिखाऊंगा आपको। फंक्शनल ग्रुप, इसमें बेसिकली पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एट डिफरेंट लोकेशन, ऐसा मान सकते हैं आप, और उसके कारण फंक्शनल आइसोमेरिज्म आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से पेयर दिख रहे हैं, तो मुझे फर्स्ट और फर्स्ट टू फोर्थ में अल्कोहल दिख रहे हैं, तो उन्हीं में हमको फंक्शनल आइसोमेरिज्म मिलने वाला है। ओके, और जो हमारे फिफ्थ और सेवेंथ है उसमें हमको ईथर्स मिल रहे हैं। ओके, तो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट एंड फिफ्थ। ओके, तो देखिए ये जो पहला वाला ग्रुप है OH, और जो हमारा फिफ्थ वाला ग्रुप है ये O, तो ये ईथर है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, और ये OH है, ये वाला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो इनके कारण हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आएगा। ओके, फिर अपना हो गया फर्स्ट एंड सिक्स, इसमें भी हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिख रहा है। जैसे कि आप फिफ्थ में आ सकते हो तो सिक्स में तो आएगा ही ना। ठीक है, और उसी के साथ हमें क्या दिख रहा है, सेकंड और फिफ्थ में भी दिख रहा है। मैं सारे पेयर्स लिख देता एंड कॉमा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मिलने वाले। ठीक है,
और एक छूट गया क्या, फर्स्ट एंड सेवेंथ भी तो हो जाएगा जब सिक्स हो सकता है तो। ठीक है, तो इतने ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ये वाला सिक्स हो जाएगा शायद तक। तो देखिए, ये होंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आपको अगर आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से आते होंगे तो ये इजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट रिप्रेजेंट पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो देखिए, सबसे इजी टाइप होता है, यानी कि पोजीशन में चेंज आया तो वो हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। तो ये तो सभी को आता होगा। इसमें तो मैं बस आपको आंसर लिखा दे रहा। ठीक है, आपको पता ही है डिफरेंट पोजीशन पे आपके कार्बन चेन, यानी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आपके ग्रुप्स आएंगे या फिर कार्बन की चेन्स बदलेगी, पर नंबर ऑफ यानी जो हमारा फॉर्मूला होगा, कंपाउंड का फॉर्मूला, वो तो सेम ही रहेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म किन के द्वारा शो हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड दिखा रहे हैं हमें, और कौन सा दिखा रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ भी वही है, और कौन सा दिख रहा है हमें। ओके, तो सिक्स और सेवेंथ भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म, सिक्स एंड सेवेंथ। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट OH ग्रुप ग्रुप। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ द कंपाउंड दैट रिप्रेजेंट चेन आइसोमरिज्म। ओके, तो इसमें हमें चेन देखनी है जिसके आने, जैसे ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में या ऑप्शन नंबर 7 में, उसमें देखिए ये अपनी एक चेन है और ये वाली एक चेन है। तो ये देखिए लीनियर चेन है और ये ब्रांच चेन है, तो इसमें हमारा एक आइसोमरिज्म का टाइप मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मैंने पहले यहाँ लिख लेते क्या बोला इसमें। ओके, तो ये हमारा उसके टाइप से फर्स्ट, और ये हमारा देखिए ये पहला वाला था और ये फोर्थ वाला। इसमें भी हमें देखिए इधर एक चेन मिल रही है और इस साइड में एक लीनियर चेन है और दोनों के ऊपर अल्कोहल ग्रुप है, तो ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ पे आपका चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। और इसके साथ हमारा और देख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, इसमें भी हमारे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, उसके लेफ्ट साइड में एक चेन मिल रही है और ये वाले OH के लेफ्ट साइड में चेन नहीं है। तो ये भी हमारा एक टाइप से वही आइसोमेरिज्म हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। तो इस टाइप से आपको सारे ऑप्शन देखने थे। तो चलिए, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 होता है पूरा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है फॉर टेस्टिंग हेलोजेंस इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड with AgNO3 solution, sodium extract Lassagne test is acidified with dilute HNO3. What will happen if student acidifies the extract with dilute H2SO4 in place of dilute HNO3? ओके, तो ये बहुत सारा कुछ कुछ लिखा है। तो आपको पता होगा लसाग्ने टेस्ट क्या होता है, बहुत फेमस टेस्ट है लसाग्ने टेस्ट। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग हेलोजेन, यानी कि किसी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें हमें हेलोजन की प्रेजेंस देखना है, तो हम उसमें लसाग्ने टेस्ट करते हैं तो फाइंड हेलोजेंस। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये टेस्ट बेसिकली होता क्या है, जब हम H2SO4 यानी कि डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, जैसे कि अभी मान लेते हैं अपन X मान लेते हैं। ओके, X हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जब हम इसको इन सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 वी ऐड डाइल्यूट H2SO4। ओके, जैसे कि इसमें दिया भी है। तो जब हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं किसी भी कंपाउंड में जो कि हमारा AgNO3 के सॉल्यूशन में बना हुआ रहता है, तो उससे हम पता करते हैं हेलोजन की प्रेजेंस। तो इसमें बेसिकली जो होता है, जब हम ये करते हैं उसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट, क्योंकि AgNO3 है तो इसमें जो Ag के ऊपर प्लस आयन आएगा +2 और ये NO3 माइनस आएगा Ag प्लस। ओके, तो ये जो NO3 वाला जो कंपाउंड माइनस होता है वो हमारा प्रेसिपिटेट बनाने में फॉर्म करता है, यानी प्रेसिपिटेट बनाने में मदद करता है। ओके, तो इसमें बेसिकली जो होता है AgNO3 और H2SO4 के बीच में एक रिएक्शन होती है जिससे हमारा Ag2SO4 फॉर्म होता है और वही हमारा प्रेसिपिटेट होता है। ओके, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें हमारे क्या है, यानी कि हेलोजेंस है या नहीं। ओके, तो फिर हम इसमें क्लोरीन टेस्ट भी करते हैं। वी
यूज क्लोरीन टेस्ट। तो जब हम H2SO4 डालते हैं तब उसमें एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? क्योंकि उसमें H2SO4 में Ag2SO4 का एक प्रेसिपिटेट बनता ही है, तो उसका तो वाइट आता ही है। ओके, लेकिन साथ ही साथ एक और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है AgCl का। ओके, क्योंकि उसमें जब हम याला टेस्ट फॉर्म करते हैं यानी लसाग्ने टेस्ट, तो उसमें HCl यानी कि HCl भी यूज होता है। तो AgCl का भी एक वाइट प्रेसिपिटेट आ गया। ओके, तो दो वाइट प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। तो उसके कारण हमें दिक्कत आती है पहचानने में कि कौन से वाले की वजह से हम बता सकते हैं कि उसमें हेलोजन की प्रेजेंस है या नहीं है। इसलिए इसलिए हम वी यूज HNO3 और H2SO4। ओके, तो HNO3 की H2SO4 की जगह हम HNO3 यूज करते हैं, क्योंकि उसमें ये दिक्कत नहीं आती कि हमें सिर्फ एक ही प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और हम उससे बता सकते हैं कि उसमें अपना हेलोजन है या नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपको बताना था, और ये आपको अच्छे से पता ही होगा ये टेस्ट, तो इजी होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन CH2? ओके, हमारे पास कुछ कंपाउंड दिया और हमें हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर एक बच्चे को आता होगा, नहीं आता होगा तो फिर तो दिक्कत है आपको। आज कौन सा चैप्टर होता है हमारा? स्टार्टिंग में एक चैप्टर होता है हमारा IUPAC, तो वो आपको पढ़ के आना पड़ेगा अच्छे से। और अगर वहां पे भी दिक्कत आ रही है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ी सी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी यूज होता है। जैसे कि उसमें हमारा एक चैप्टर होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें सारे ग्रुप सारे कंपाउंड की SPDF स्ट्रक्चर बना के दिखाए जाते हैं, तो उसमें और अच्छे से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने सब पढ़ के आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोला है इसमें? तो आपको पता ही होगा जो सिंगल बॉन्ड होता है, या मैं बना देता हूँ, जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, उसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3 आता है। ओके, डबल बॉन्ड में हमारा sp2 आता है और ट्रिपल बॉन्ड में हमारा sp आता है। और इसके साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो सबसे कम इसका होता है, सबसे ज्यादा इसका होता है। ओके, तो sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3। तो हमें तो सिर्फ अभी हाइब्रिडेशन स्टेट चेक करनी है, तो देख लेते हैं। देखिए ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है। तो दो डबल बॉन्ड की वजह से हमारे यहाँ पे तो आ जाएगा sp2 कैरेक्टर, यहाँ पे भी sp2 कैरेक्टर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे आप यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो आप देखिए यहाँ पे गलती हो जाएगी आपसे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड तो है लेकिन दोनों साइड है, तो उसकी वजह से यहाँ पे तीन पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे, तो यहाँ पे sp कैरेक्टर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। तो फर्स्ट और थर्ड तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होंगे, और जो सेकंड वाला एटम होगा हमारा वो sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको बस ये तीन फंडे पता रहना था कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा sp कैरेक्टर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, explain how is the electronegativity of carbon atoms related to their state of hybridization in an organic compound? Okay, तो हमें जैसे मैंने बताया था कि अभी आपको sp2 और sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो हमें अब इसने वो पूछ लिया कि वो किस वजह से होता है। ओके, तो चलिए बताता हूँ। तो एक फंडा पढ़ा होगा आपको, इलेक्ट्रो निगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है विथ इंक्रीजिंग एस्पेक्ट। ओके, जैसे हमारा अगर मैं ऐसे कंपाउंड ले लूँ नाइट्रोजन का, NH3 का। ओके, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। ओके, और उसके बाद एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर होता है ये ज्यादा यूज होता है हमारे काम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ओके, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड ये अपनी, ये किसकी तरफ खींचेंगे? ये अपनी तरफ खींचेंगे ऐसे, क्योंकि सॉरी, ये सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, हाँ, तो ये ऐसे जाता है क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना ऐसे, और जो लोन पेयर होता है वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए बेसिकली ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो नेट रिजल्ट हमारा इस साइड आता है। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिकली वो बताता है कि हमारा प्रोडक्ट की जो चार्जेस का कंसंट्रेशन हो वो बेसिकली किस टाइप पे आता है, और उसके कारण वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ जुड़ने में कितना सक्षम है। ओके, तो जो हमारा कैरेक्टर होता है नाइट्रोजन का, तो ये बेसिकली sp3 आता है, और इसमें हमारा लोन पे की वजह से कुछ बैंड बैंड स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये इससे भी हम यूज ये भी हम यूज करते हैं।
फॉर फाइंडिंग द स्ट्रक्चर। ओके, तो जैसे कि आपको बस ये प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए कि जैसे जैसे हमारा एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो जैसे कि हमारे जो ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो मैं नाइट्रोजन का हटा रही थी। ओके, हाँ, सिंगल बॉन्ड का sp3 होता है बेसिकली, sp होता है और इसका sp2 होता है। तो देखिए, अब जब आप इनके कैरेक्टर निकालेंगे, इनकी परसेंटेज निकालेंगे, तो देखिए ये चार, एक मान लीजिए इसको चार लेटर मान लीजिए, सभी का इक्वल वेट है। तो देखिए पी के 3 वेट है, तो ये बेसिकली 75% हो जाएगा। और एस का, तो यहाँ पे पी का परसेंटेज हो गया, यहाँ एस का परसेंटेज हो गया। एस का कितना हो जाएगा? 25%। फिर यहाँ एस पे देखिए तो दोनों बराबर है, तो ये 50% हो गया और ये भी 50% हो गया। यहाँ पे देखिए ये, सॉरी मैं sp2 लिखना भूल गया, तो ये 33% हो जाएगा और ये भी 66% हो जाएगा। ओके, तो हमने उल्टा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 66% और यहाँ हो जाएगा 33%। तो देखिए यहाँ सबसे ज्यादा और सबसे कम किस में आ रहा है? सबसे ज्यादा इसमें आ रहा है, इसलिए हमारा sp जो होता है, sp इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और वहीं पे हमारा जो sp3 होता है उसका 25% है, तो वो इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमारा अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आप ऐसे बता सकते हैं, sp का सबसे ज्यादा है, फिर sp2 का, फिर sp3 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नया पेज ले लेते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 29 किया, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, शो द पोलराइजेशन ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ओके, तो हमें पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, 4 CH2 Mg एंड X। X हमारा कोई भी कंपाउंड होगा, मान के चलिए आप। ठीक है, तो देखिए कार्बन जो होता है वो, आपको बस यहाँ पे इतना फंडा पता रहना चाहिए कि हाइड्रोजन है, पहले यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ले लेता है। हाइड्रोजन का सबसे कम होगा, कार्बन का सबसे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का भी कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि पोलराइजेशन पावर यानी कि वो किस, उसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बेसिकली ये बात होती है। देखिए हाइड्रोजन के अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना लूँ, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और अगर हम ये वाला कंपाउंड देखिए, बेसिकली अब हमें देखिए इन सब का तो सेम ही होगा एक टाइप से, लेकिन हमें बस mg के इसमें देखना है। ये CH2 विथ mg देखना है। तो जो mg होता है हमारा, वो CH2 की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका पोलराइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली ऐसा फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2 CH2, और थोड़ा यहाँ पे लेंथ कम है, तो देखिए mg का इसलिए मैंने ऐसा फॉर्म बनाया, और यहाँ पे x, और यहाँ पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा पोलराइजिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, पोलराइजिंग स्ट्रक्चर। बस आपको आयंस यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बतानी है कि वो किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, देखते हैं। ओके, तो बहुत ही बड़ा बड़ा कुछ कुछ दिया हुआ है। ओके, ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, compounds with same molecular formula but differing in their structure are said to be structural isomerism. True. What type of structural isomerism is shown by the ओके, तो हमें बोला है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे क्या होता है, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आता है। ओके, तो हमारे पास कंपाउंड्स दिए हुए हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। ओके, ये एक हो गया हमारा। और दूसरा वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड सल्फर CH3 एंड CH3। तो हमें बोला है इन दोनों में बताइए कि कौन सा वाला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी बहुत से टाइप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली, ये देखिए ये तीन, दो तो सही है। ठीक है, ये भी सही है। अब ये वाले जो पोजीशन है और ये वाले पोजीशन है, इसमें देखिए ये दो की तो पोजीशन लीनियर है और ये दोनों ब्रांच है। तो यहाँ पे बेसिकली पोजीशन में चेंज आ रहा है। देखिए ये कार्बन जो है हमारा, ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन इधर आ गया और ये वाला कार्बन इधर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे पोजीशन का चेंज आ रहा है। तो ये हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये तो बहुत इजी है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाले आइसोमेरिज्म आते हैं उसमें दिक्कत आती है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पूरे। और ये बहुत ही इजी पार्ट है,
ये 31 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में तो नहीं देना चाहिए, मुझे लग रहा था एमसीक्यू में देते तो ज्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ओके, तो ये कुछ बहुत सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया और हमें, ओके, हमें आईयूपीएससी नेम विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नेम। ओके, तो देखिए ये भी एमसीक्यू टाइप ही एक टाइप से, यहाँ पे क्यों डाल दिया पता नहीं, उनकी मर्जी। तो इसमें बोला है कि आईयूपीएससी नेम बताने हैं इन कंपाउंड के। ओके, तो चलिए चलते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग selected change is correct to the name, the correct to the name the given compound according to the IUPAC system। ओके ओके, तो यहाँ पे ओके, समझ गया। तो देखिए इसमें हमारे कुछ कंपाउंड दिए और हमें उसने बोला कि ये उसकी हाईएस्ट चेन है। ओके, यानी अगर हम आईयूपीएसी की रूल फॉलो करते हैं, आईयूपीएसी, जब भी हम किसी का नेमिंग कन्वेंशन करते हैं तो हमें पता ही है कि उसमें एक रूल होता है। कौन सा रूल होता है? रूल होता है ऑलवेज सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें एक और चीज रूल को ध्यान में रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए कि वी शुड इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना पड़ता है? हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो हमें फंक्शनल ग्रुप भी चेक करना है कि जिस भी अपने ऑप्शन में फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूडेड है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी इंक्लूडेड है और सारे रूल्स फॉलो कर रहा है आईपीएससी के विद नेमिंग कन्वेंशन। वैसे हमें यहाँ पे पूरा प्रीफिक्स सफिक्स और पूरे वो नहीं दिए, बस हमें कार्बन चेन को ही देखना है। तो हमें बेसिकली रूल नंबर 1 चेक करना है। ओके, तो देख लेते हैं, पहला वाला देख लेते हैं। तो ये जो हमारा 4 कार्बन चेन है, ओके, तो अकॉर्ड यानी आईपीएससी के अकॉर्डिंग उसमें देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है और एक COOH है। तो इसमें देखिए दोनों COH और OH ग्रुप दोनों इंक्लूडेड है। ओके, तो इसलिए ये यानी कि सही होगा। ओके, और वहीं पे हम देख लें कि जो अदर 3 कार्बन चेन है वो इनकरेक्ट है। कैसे? ये देखिए, इसमें ये वाला COH ग्रुप है, इसको उसने इंक्लूड नहीं करा, यहीं पे ये गलत हो गया। इस वाले COH ग्रुप में ये वाला OH ग्रुप ने इंक्लूड किया, ये गलत हो गया। इसमें ये गलत हो गया। तो मैंने ये देखिए ये वाला भी लिखा था, कहाँ लिखा था? वी शुड इंक्लूड हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जब तक कि हमें इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वहीं पे हम ये वाला एग्जाम्पल देखिए, उसमें देखिए उसने ये भी इंक्लूड करा है और ये भी इंक्लूड करा है। तो देखिए हमारा COH हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो हम यहाँ से नंबरिंग चालू करें तो 1 2 3 4। तो देखिए 4 कार्बन मिल रहे हैं। वो बात अलग है कि आपको 7 कार्बन चेन ये सब देखना है, यानी कि ये जितने भी स्ट्रक्चर वो एक ही कंपाउंड के, बस उसने नेमिंग कन्वेंशन की आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है उनने इसमें देखिए 7 वाला देख लिया। पर इसमें जब आपके पास हाई प्रायोरिटी वाले को ही आप छोड़ देंगे, आप यानी कि कोई चीज बड़ा है तो आप उसको पीछे थोड़ी लिखोगे, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ दे रहे हो तो ये प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये तो गलत बात है। फिर इसमें देखिए, हाँ इसमें लिखा हुआ है लेकिन उसके बाद में कि आपके पास एक, मान लीजिए कि एक थोड़ा सा, 2 मिनट, यहाँ पे थोड़ा इरेजर लगाना पड़ेगा। ओके, हाँ हाँ, तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे लिखा दूं, पहले आप फर्स्ट फर्स्ट सी फंक्शनल ग्रुप, आपको पहले ये चेक करना है। सेकंड सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखिए इन दोनों के बीच में आपको क्या करना पता है? क्या आप इन दोनों के बीच में देखना है कि वी मस्ट इंक्लूड ऑल फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, जो कि पॉसिबल है और यानी कि हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से भी हमें देखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 3 और कार्बन आ जाते, तो और अगर हमें फिर नेमिंग करना पड़ता, तब हम चालू करते हैं। यानी कि आप इसमें ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि COH का हाईयर प्रायोरिटी होता है देन एज कम्पेयर टू OH ग्रुप। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना, तो ऐसा करना था आपको। इसके लिए आपको हमारा जो चैप्टर होता है कौन सा, आईपीएससी, वो अच्छे से आना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, तो ये RNA DNA कुछ दिया, देख लेते हैं। इन DNA एंड RNA नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग सिस्टम, कैन रिजल्ट मेथड कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेशन फॉर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दिस। ओके, तो ये RNA DNA बेसिकली अपने बायोमोलिक्यूल्स वगैरह चैप्टर्स के आगे न्यूक्लियोफाइल उसमें आते हैं।
तो इनके न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनते हैं थोड़े से एकदम जो हम देखते हैं अपने मूवी वगैरह में, टीवी में, वैसे कुछ ऐसे बनते हैं ना अपने डीएनए के। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, और इनके बीच में बहुत सारे आरएनए डीएनए रहते हैं। तो ये वाली चीज है। अब मैं उसके थोड़ी डिटेल में जाता। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, जब आरएनए डीएनए तो उसमें नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट होता है उनके रिंग सिस्टम में, ओके। तो उसमें बोला कि ये मेथड से हम पता कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते, ये बोला है। तो बेसिकली इसका आंसर होता है नो, वी कांट एस्टिमेट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आरएनए और डीएनए में जो नाइट्रोजन होता है, ओके, सो मैं ऐसे लिख दूं, आरएनए एंड डीएनए हैव नाइट्रोजन इन रिंग, ओके। तो जब आपके पास कोई रिंग है और उसमें नाइट्रोजन होता है, और बेसिकली कैसी रिंग्स होती है? हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होती है, ओके। ये बेसिकली होती है हमारी हाइड्रोसाइक्लिक रिंग्स। जब हाइड्रोसाइक्लिक रिंग्स में आप नाइट्रोजन प्रेजेंट करते हैं तो वो आप उसे तोड़ नहीं सकते, ओके। तो उसमें बेसिकली ये फंडा आता है कि अगर आपके पास कोई रिंग दी हुई है, अच्छी स्टेबल रिंग यानी स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें से आप किसी चीज को निकाल रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है ना। सो नाइट्रोजन कांट बी रिमूव, ओके। क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है। तो जैसे आप बेंजीन में बोलोगे कि बेंजीन इतना स्टेबल स्ट्रक्चर है, और आप उसमें से बोलोगे कि कुछ इलेक्ट्रोफाइल आए, सॉरी न्यूक्लियोफाइल आया, और उसने उसका कुछ इलेक्ट्रॉन यानी उसका कोई एक पाई बॉन्ड मांग लिया, तो वो अपना खराब करके दूसरे का थोड़ी बनाएगा, जब तक कि उसमें स्टेबिलिटी का इशू नहीं आता, ओके। तो ऐसी बात है, जब तक कि आप आरएनए और डीएनए का रिंग स्ट्रक्चर आपका जब तक स्टेबल बना हुआ है, तो आप उसमें कोई भी मेथड यूज करके नाइट्रोजन बाहर नहीं निकाल सकते। तो फिर आप उसमें कोई प्रॉपर्टीज भी चेक नहीं कर सकते कि नाइट्रोजन के साथ वो दूसरा कंपाउंड रिएक्ट करके क्या कोई प्रेसिपिटेट बनाएगा या फिर कोई कलर एमिट करेगा जिससे हम बता सके कि उसमें नाइट्रोजन है। तो इससे हम, इसलिए इसका आंसर है नो। पर इसके कुछ और मेथड्स होंगे जिससे हम कर सकते हैं। अब आप पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ठीक है। पर फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये आंसर, इसका आंसर है नो, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, इन इफ अ लिक्विड कंपाउंड डिकम्पोजेस एट बॉइलिंग पॉइंट, which methods can you choose for its purification? It is known that compound is stable at low pressure, steam volatile and insoluble in water. तो देखिए ये पूरा थ्योरी पार्ट है, ओके। पहली बात तो ये एकदम थ्योरी है, तो मैं आपको थ्योरी ही लिखाऊंगा अभी थोड़ी सी, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। हाँ, आपको बॉइलिंग पॉइंट और कुछ प्रेशर कंडीशन दिया और प्योरिफिकेशन के टाइम पे उसने कुछ पूछा है, ओके। तो देखते हैं। तो इसमें बोला प्योरिफिकेशन के लिए हम क्या यूज कर, तो हम एक चीज होती थी स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर इट्स प्योरिफिकेशन, ओके। तो ये मेथड क्या होती है? बेसिकली इस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंस जिसमें स्टीम वोलेटाइल होती है, इमिसिबल विथ वाटर होता है, ओके। जैसे कि दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस। देखिए हर एक टाइप की कुछ कुछ मेथड तो यूज होती है सेपरेट करने के, पर ये बेसिकली इसका फंडा यानी कि इसका मेजर पर्पस क्या होता है सेपरेट करने का? सब्सटेंसेस विच आर स्टीम, यानी स्टीम के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, वोलेटाइल एंड इमिसिबल, सॉरी मैं गलत बोलिए, वोलेटाइल विथ वाटर, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना, ओके। तो और क्या बोला है आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 34 ठीक है। तो बेसिकली हम ये वाली मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या बोला है? नोट आंसर द क्वेश्चन 35 30, ओके। इसमें देखिए हमें तीसरी बार मिल गया, हमें कुछ पैरा वगैरह दिया है, और ये पैरा दिया हुआ है हमारा, और इसके बेसिस पे हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। चलिए ट्राई करते हैं, पहले पैरा पढ़ लेते हैं।
stability of carbocations depends upon the electron releasing inductive effect of group adjacent to positively charged carbon atom involvement of neighboring groups by hyperconjugation and resonance. ओके, तो इसमें बोला ओके, तो ये कुछ हमारे पास दी हुई है जो हमें पहले से पता है. ओके, ड्रॉ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3 एंड प्रेडिक्ट विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज आर मोर स्टेबल. ओके, तो देखिए ये है एकदम एकदम प्रॉपर क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है बोर्ड में. ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड O के ऊपर. देखिए दो लोन पेयर दिए हुए है और एक हो गया CH2 पॉजिटिव. देखिए लोन पेयर है, पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी है, कार्बन है, फुल कैटनाइजेशन है, प्रॉपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस की मदद से. ओके, तो देखिए यहाँ बोला है और इसके बाद में हमें बहुत से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर भी देखना है. ओके, तो देखिए इसका मैं पहला स्ट्रक्चर बनाता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड. अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पे है, ये CH2 के ऊपर इस तरीके से जाएंगे क्योंकि कार्बन को चाहिए और इसके पास है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही, तो ये कैसा बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2. अब देखिए यहाँ पे से लोन पेयर उठ के यहाँ चला गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था कार्बन वो इस लोन पेयर की वजह से फुल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. और यहाँ इसने दिया, जिसने दिया उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा. ओके, तो ये एक उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और ये उसका ज्यादा स्टेबल मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर मान सकते. तो ये एक हो गया हमारा स्ट्रक्चर. तो ऐसे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज मोस्ट स्टेबल, यूज रेजोनेंस टू एक्सप्लेन योर आंसर. ओके, तो इसमें भी हमें रेजोनेंस की मदद से बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है. तो देखिए पहला देख लेते हैं. ये वाला ऑप्शन है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा है और ये CH2 यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज. अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इस कार्बन को अपना स्टेबिलिटी करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और हमारे पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए अभी कुछ है नहीं. तो देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ डालेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके पास पाई बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है. ओके, तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा और जिसने दिया उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जिसने लिया उसके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2. ठीक है, तो हमारा ये हमारा ए स्ट्रक्चर था, कौन सा ऊपर वाला, और ये हमारा हो जाएगा B स्ट्रक्चर. तो उसमें हमें ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बताना है. ओके, तो देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो देखिए ये वाले कार्बन के ऊपर देखिए यहाँ से रिंग की वजह से वो आ रहा है अपना स्टेबिलिटी, यानी कि जो भी है प्लस आई इफेक्ट. लेकिन देखिए ये वाला है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है. तो जो 2 डिग्री कार्बन होता है वो ज्यादा स्टेबिलाईज होता है बाय प्लस आर इफेक्ट. ओके, सो B इज मोर स्टेबल बाय 2 डिग्री कार्बन प्लस आर इफेक्ट. देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये 2 साइड से मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला, और यहाँ सिर्फ एक ही साइड से मिल रहा है. तो इस टाइप से आपको देखते हैं. अगर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन होता तो और अच्छा स्टेबल होता. ओके, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो और ज्यादा स्टेबल होता. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. तो ओके, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई फिनाइल मिथाइल कैटायन इज गिवन बिलो और this is a very stable and some of its salt can be stored for months. Explain the cause of high stability. Okay, तो हमें एक कंपाउंड यानी कि कंपाउंड दिया हुआ है टर्फिनाइल मिथाइल और उसका कैटायनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसने बोला है कि ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है और ये कैटायन फॉर्म में होते हुए भी स्टेबल है. तो ये क्यों होता है, देखिए मुझे देखते से दिख रहा है पर मैं अभी यहाँ पे डायग्राम बना लेता पहले. ये बेंजीन रिंग है. तो जब भी हम स्ट्रक्चर रहते तो हम ऐसे यानी कि जब हमें स्टेबिलिटी चेक करना होता है तो आप डायरेक्ट ऐसे बेंजीन में गोला मत बनाइए बीच में, क्योंकि फिर उसमें जब आप पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करते हैं तो आपको कुछ बॉन्ड तोड़ के बनानी पड़ती है, तो वो आप गलत कर देंगे उसमें. ऐसे ऐसे बना लीजिए और जैसे जैसे बॉन्ड्स दिए हुए वैसे वैसे बॉन्ड्स लगा लीजिए. और एक इधर दिया हुआ है, जैसे इसमें डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा कि क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में भी. ठीक है, तो देखिए हाँ, तो इसमें बेसिकली जो होता है जो टर्मोफिनाइल कैटायन होता है टर्शरी कार्बोकैटायन होता है. ओके, और उससे हमें पता है पूरे 9 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं. ओके, वी कैन फॉर्म टोटल 9 कैनोनिकल स्ट्रक्चर. अब देखिए अगर किसी भी कंपाउंड के इतने सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन सकते तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. ओके,
वेरी स्टेबल। तो ये उसका एक रीजन हो सकता है। ठीक। तो जैसे मैं एक दो स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। तो पहले मैं इसमें और डबल से बनाऊंगा तो दिक्कत आएगा। तो पहले यही बना के देख लेते हैं। जैसे ये वाला है, ठीक है। इसमें हम कैसा करेंगे, या फिर यहाँ से चालू करते हैं। इस पाई बॉन्ड को यहाँ दे दिए, वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, ओके। इसको मैं ऐसे फर्स्ट पार्ट लिख देता, फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सेकंड वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर उसमें लोन पे दिया आपने, तो ये ऐसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना। और उसमें यहाँ पे सेकंड बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ आ जाएगा सी। और फिर यहाँ पे अपना ऐसा ऐसा ऐसा, अभी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करे तो बेंजीन रिंग को मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा। और यहाँ पे भी हम ऐसे बेंजीन रिंग को डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, ये कहाँ गया, ओके। यहाँ पे दिए थे हमने इलेक्ट्रॉन, ओके। मैंने बस स्ट्रक्चर चेंज करा है, ओके। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते, चलिए वैसे ही कर देते जैसे हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है। 2 मिनट, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे करें। ये वाला ऐसा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया हमें, ये ऐसा था। तो देखिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला जो है, अब ये वाला लोन पे यहाँ पे भी तो आ सकता है, इसके पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने का। तो हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। थर्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमारा फिर कैसे बनेगा, ये ऐसे 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 बनेगा। और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड, तो अभी डबल बॉन्ड ही रहेगा क्योंकि उसमें तो कोई चीज ही नहीं आया। और अभी हम इस वाले फिनाइल रिंग को तो कोई दिक्कत ही नहीं कर रहे। और ये वाली भी सेम ही रहेगी एक टाइप से। जब हम उससे उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, डबल बॉन्ड इधर वाला फुलफिल हो जाएगा, तब हम इस टाइप पे आ जाएंगे, ओके। तो देखिए इसमें ये डबल बॉन्ड चेंज नहीं हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला कार्बन आपने अपना ये वाले कार्बन से अपने डबल बॉन्ड उठा के इस पे डाला, ठीक है। अब इससे भी तो एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ सकता है, कैसे हो सकता है, देखिए। ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये लोकलाइज नहीं हुआ था अभी। अब वो यहाँ जाएगा, ये वहां जाएगा, तो ये फोर्थ कंपाउंड बनाएगा। फोर्थ कंपाउंड कैसे बनाएगा, ये पहले ऐसे फिनाइल रिंग बनेगी, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे अपनी आ गई फिनाइल रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आ गई अपनी एक और फिनाइल रिंग, ठीक है। तो इस टाइप से बनेगा। तो देखिए ऐसे करते करते हमारे, और जब आप इसको फिर ये वाली यहाँ आएगी, फिर कार्बन पे यहाँ पे फिर से अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे एक के तीन बने, ओके। ये वाली फिनाइल रिंग से आपके तीन बने, वैसे इस फिनाइल रिंग से तीन बनेंगे, इस फिनाइल रिंग से तीन बनेंगे। तो तीन इधर हो जाएंगे, तीन इधर हो जाएंगे, तीन इधर हो जाएंगे। तो टोटल 6 more canonical structure can be formed. Hence, this compound is very stable. ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सा स्टेबल होगा कौन सा नहीं। ठीक है, फिर आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। और आज हमने कितने, कुछ 37, ओके। तो हमने बहुत से क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ट्राई करेंगे कि अगले एक दो लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। तो हमें इस क्वेश्चन में 38 तक करना था, ओके। तो ये थोड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको कल के लिए रखना है, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। बाय बाय।